स्टूडेंट, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत ही शानदार रूल लेकर आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रूल है। तो रूल नंबर आपका मेरे हिसाब से 9 है असर्टिव सेंटेंस का। तो देखिए कि टर्म ऑफ एड्रेस होता क्या है, जिसे हम संबोधन कहते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टर्म ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य के प्रारंभ में एड्रेसिंग का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। सबसे पहले एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज, इसके बाद टर्म ऑफ एड्रेस कॉमा फिर सब्जेक्ट फिर सेड फिर दैट। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनेगा जी। और इसी तरह के स्ट्रक्चर को लेकर के इसी तरह के ये आपका सबसे मेन इसी तरह से आपको बनाना है। अब टर्म ऑफ एड्रेस होता क्या है तो वो भी हम बताने जा रहे हैं। जैसे पीटी नेहरू said the pupil कॉमा इनवर्टेड कॉमा फ्रेंड्स, ये हो गया कॉमा लग गया फ्रेंड। ये आप देखिएगा कि इसमें क्या होता है। जैसे हमने अभी तक ये नियम बताया आपको इस तरह से। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो वोकेटिव केस में आ रहा, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो थोड़ा सा अंतर इसमें फ्रेंड्स। अब इसके बाद होगा हियर आई थैंक यू ऑल यू। अगर हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट ना होता तो इस फ्रेंड्स को ऑब्जेक्ट बना देते रिपोर्टिंग वर्ब का, और उसी के आधार पर हम इसको क्या कर देते, बदल देते। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, एड्रेसिंग। ये होता है टर्म ऑफ एड्रेस, ये होता है आपका संबोधन। इसमें कुछ भी आ सकता है, फेलो मैन भी हो सकता, पैट्रियोटिक मैन आ जाता, लेडीज एंड जेंटलमैन आ जाता, कुछ भी आ जाएगा, माय डियर चिल्ड्रेन, माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से भी आ जाएगा। तो ये आपका टर्म्स ऑफ एड्रेस कहलाएगा। अगर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये आकर के यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता, लेकिन ऑब्जेक्ट अपना पहले से है, इसलिए इसको हम टर्म ऑफ एड्रेस वाले स्ट्रक्चर के आधार पर ही बनाएंगे। हम देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एड्रेसिंग ऑब्जेक्ट क्या था, प्यूपिल, तो द प्यूपिल लिख लेंगे, एड्रेसिंग द प्यूपिल। फिर एज उठाएंगे, इसको क्या है, टर्म ऑफ एड्रेस का मतलब ये है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला ये वाला, तो लिखेंगे फ्रेंड्स सॉरी। इसके बाद पीटी नेहरू सेड दैट कॉमा पीटी नेहरू said that देयर का हो जाएगा देयर। आज को चेंज करेंगे नेहरू के अनुसार तो हो जाएगा ही। थैंक प्रेजेंट है, पास्ट में आएगा तो थैंक्ड। यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट पीपल के अनुसार तो देम।
ऑल का ऑल। एक एग्जाम्पल हमने बताया है टर्म ऑफ एड्रेस वाला। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही तो एक एग्जाम्पल और देखिएगा, आपको एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट इसमें है क्या, टर्म ऑफ एड्रेस में है क्या। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका, द लीडर सेड द प्यूपिल, कॉमा। हो सकता है यहाँ ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कॉमा लगाया, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर कॉमा लग जाएगा। कॉमा लगने के बाद क्या हो जाता है, यू आर माई होम। ये अपना पूरा सेंटेंस हो गया। अब आपने देखा होगा द लीडर सेड टू द प्यूपिल, इसके बाद अपना लगा है यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन। ये आपका हो जाएगा टर्म ऑफ एड्रेस। यही आपको क्या करना, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इसको यहाँ आकर के कर सकते थे इसको, लेकिन ऑलरेडी पहले से अपना क्या है ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एड्रेसिंग से। तो सबसे पहले एड्रेसिंग लिखिएगा, एड्रेसिंग फिर ऑब्जेक्ट द प्यूपिल, फिर एज लगाएंगे, फिर लिखेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉमा लग जाएगा। फिर द लीडर सेड दैट, द लीडर सेड दैट। अब सेड दैट के बाद अपने कॉमा हटाया तो दैट लगा दिया। अब यू को चेंज करेंगे क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो आ जाएगा आपका दे। तो दे आर की जगह वर, माई की जगह हो जाएगा हिज, होप का हो। उम्मीद करते हैं कि टर्म ऑफ एड्रेस वाला जो रूल नंबर 9 है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पहले हमने उसका रूल लिखाया, फिर हमने एक एग्जाम्पल बताया, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल बताया और एक स्ट्रक्चर भी इसका बता के किया, क्योंकि स्ट्रक्चर के आधार पर आप चलेंगे। सबसे पहले एड्रेसिंग लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर एज के बाद जो भी आपका टर्म ऑफ एड्रेस आएगा आपको वो लिखना है कॉमा लगा करके। फिर आपको सब्जेक्ट में जैसे लीडर है, पीटी नेहरू है, मदर है, कुछ भी है वो लिखना है। और सेड दैट के बाद फिर बाकी आप लोगों को पता है, ठीक है। तो टर्म ऑफ एड्रेस की हमने 2 एग्जाम्पल बताए। इसके बाद नया न्यू वाला रूल आता है, रूल नंबर आपका आता है 10। वैसे हमने देखा अभी तक बी को हम क्या करते आए हैं, बदलते आए हैं। जब हम इंडायरेक्ट बनाते हैं तो बदल देते हैं, लेकिन जो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें बी को चेंज नहीं करेंगे। बी को चेंज नहीं करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में बी का प्रयोग व्यापक अर्थ में हो या समस्त मानव जाति के लिए हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय बी में कोई परिवर्तन
नहीं किया जाता है। जैसे द टीचर said to me, comma inverted comma, we cannot live without water। अब आप देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। आप इसको यूनिवर्सल ट्रूथ में भी ले जा सकते थे, उसमें भी ऐसे ही होता है कि हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। बिल्कुल बात सही है, कोई भी नहीं रह सकता है। बट लेकिन क्या है, उसमें टेंस नहीं बदलता था, पर्सन उसमें चेंज हो जाते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बी चेंज नहीं होगा आपका और टेंस भी चेंज नहीं हो रहा। आप देखिएगा बी का बी रहेगा। तो देखिए द टीचर सेड टू की जगह टोल्ड मी, कॉमा हटाया, दैट लगाया। अब बी का व्यापक रूप में इस्तेमाल हुआ, इसलिए हम उसको नहीं बदलेंगे। तो हमारा आएगा बी का बी और कैन का कैन, नॉट का नॉट, बाकी सेम, लिव का लिव, विदाउट वाटर। ये हो गया हमारा रूल नंबर 10। समझ में आया होगा। पहले मैंने लिखा, आप उसको लिखिए, समझिए, फिर इसके बाद एग्जाम्पल पे आइए। एक एक चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट रूल आता है आपका यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में would, should, could, would, should, could, must, ought to, used to, need, आदि वर्ब आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे माई फ्रेंड said to me, you should the elder. My wife said to me, you need not go there. अब आप देखिएगा यहाँ तो क्लियर हो जाएगा। यू शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हम अर्थ निकाल पाए या ना निकाल पाए, लेकिन हमारा ये वर्ड जो है, वर्ब आई जब वुड आ जाए, शुड आ जाए, कुड आ जाए, मस्ट आ जाए, यू और टू आ जाए, सॉरी यूज टू आ जाए और नीड आ जाए, ठीक है, वुड रादर देन भी आ जाए, तब आपको इस वाले वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये बात मान के चलिए। तो माई फ्रेंड शेड टू की जगह
told me that you को चेंज किया, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है एंड सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेंगे मी से तो हो जाएगा आई। शुड का शुड रहेगा, आई शुड रिस्पेक्ट द एल्डर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला वाला, मैंने दो एग्जाम्पल बता दिया आपको, एक तो बता दिया शुड वाला, दूसरा बता दिया नीड वाला। तो माय वाइफ टोल्ड मी, कॉमा हटाया, दैट लगाए, इस यू को फिर मी के अनुसार चेंज किया तो आई नीड का नीड रहेगा, आई नीड नॉट गो देयर, हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई सा भी मॉडल वर्ब आ जाए, मॉडल वर्ब में आप विल शैल लेके मत चलिएगा, आपको क्या लेके चलना है, वुड, शुड, कुड, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, नीड, वुड रादर, रादर देन, ये वर्ड आ जाते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट रूल देखिए आप, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इफ या व्हेन से प्रारंभ हो और टेंस पास्ट में हो तथा दोनों का साथ साथ हो, दोनों का साथ साथ हो रहे हो तब इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें परिवर्तन, इनमें टेंस परिवर्तन नहीं होता। जैसे he said to me when I came here, when I came, you were dancing. देखिएगा, he said to me when I came, जब मैं आया, you were dancing, आप डांस कर रहे थे। दोनों ही पास्ट में है और when से प्रारंभ है। आप इसको देखिएगा, he said की जगह told, he told me that, when I को जरूर चेंज करेंगे तो हो जाएगा he came, कॉमा फिर को चेंज करेंगे मीन के अनुसार तो आई, वर्क का वॉज हो जाएगा। अब आप कहेंगे परिवर्तन, टेंस परिवर्तन नहीं किया, लेकिन इसके साथ साइकिल बदल जाएगी तो आई वॉज डांसिंग। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, मोहन said to me when I was boy,
कॉमा लगेगा, क्योंकि इसमें दो कार्य साथ साथ होते हैं, दोनों कार्य इसमें क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। तब क्या होता है, एक चीज और देखिएगा, जैसे ये आ गया वैन वाला, जे भी आ गया वैन वाला, इसमें भी दो कार्य कभी कभी इफ से भी शुरू हो जाता है, इफ वाला भी बता देंगे हम। When I was boy, I could take tea. याद रखना, अगर आपका ये वाला पास्ट है, सॉरी, अगर आपका ये वाला पास्ट है तो दूसरा वाला भी पास्ट में ही जाना चाहिए। तो मोहन टोल्ड मी, मोहन टोल्ड मी दैट व्हेन आई वॉज, वैन का वैन रहेगा, आई को चेंज करेंगे मोहन के अनुसार, तो ही वॉज वाई, आई को चेंज करेंगे फिर से मोहन के अनुसार, तो ही कुड, he could take tea। दो एग्जाम्पल हो गए। अगर फिर भी कोई समस्या हो रही तो एक इफ वाला और देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया इफ या वैन से प्रारंभ हो। Sarla said, if my college were near the house, I would always I would always be in time। सरला ने कहा इफ माई कॉलेज वर नियर द हाउस, यदि मेरा कॉलेज घर के करीब होता तो आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, तो मैं सही समय पे, हमेशा सही समय पर स्कूल में होती। इन का मतलब मैं हो गया, टाइम का मतलब समय पर होती। अब ऐसी कंडीशन है इफ माई कॉलेज वर, वैसे वर आ गया, ये क्या है, अनरियल पास्ट कंडीशन दर्शाता है। जैसे मैंने कहा कि इफ आई वर अ किंग तो आई वुड गिव यू अ जॉब, ठीक सेम उसी प्रकार है। आप इसको देखिएगा तो सरला टोल्ड मी दैट, इफ माई को चेंज करेंगे सरला से तो हो जाएगा हर कॉलेज वर नियर द हाउस, आई को फिर चेंज करेंगे तो हो जाएगा शी वुड ऑलवेज बी इन टाइम। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा, मैंने अनरियल पास्ट के 3 एग्जाम्पल बताए, 2 एग्जाम्पल वैन से स्टार्ट करके बताया, एक बताया इफ से, और सभी के मैंने रूल लिखे, पहले रूल लिखने के बाद उनका एग्जाम्पल बताया। इसके बावजूद भी अगर कभी किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें इस वाले रूल में ऐसी ऐसी समस्या हो रही है, इसको क्लियर करिएगा। हम आपकी एक एक समस्या का समाधान करेंगे। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए और मन लगा करके पढ़िए। थैंक यू।